स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी मोटर्स एंड जनरेटर्स, और अगर हम इस लफ्ज़ को मिलाकर बोले तो हम कह सकते हैं डीसी मशीन्स। ठीक हो गया जी। तो डीसी मशीन्स कहने का मेरा यूँ मतलब है, देखें डीसी मोटर्स एंड जनरेटर। अब मोटर्स की बात करें तो मोटर्स करती क्या है जी, हम मोटर्स को मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मोटर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होता है जी, उनके अंदर टॉर्क इंड्यूस्ड होता है। टॉर्क इंड्यूस्ड होता है तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब जनरेटर की तरफ आते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, जनरेटर में क्या होता है जी, जनरेटर को हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई फ्यूल या कोई एक ऐसी धात बर्न करवाते हैं जिससे क्या होता है जी, उसको मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस्ड होते हैं, और वोल्टेज इंड्यूस्ड होने की वजह से हमारी वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेन तो ये हमारी कहानी है। ठीक है, आगे आ जाएं। अब देखें ये डीसी सिस्टम भी हमने देखा हुआ है मोटर की फॉर्म में, और उसके बाद एसी सिस्टम भी देखे हुए हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर्स के बारे में, और स्पीड रेगुलेशन क्या होती है ये भी आपके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ ज़रूरी और अहम बातें होंगी इनके अंदर जो आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, क्योंकि ऐसी बातें अक्सर पूछ भी ली जाती हैं। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिस रूटर के रोटेट करने से टॉर्क इंड्यूस्ड होता है वो इनडायरेक्टली मेन पोल्स के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये पोल्स क्या होते हैं, पोल्स होते हैं दो टाइप्स के। स्टूडेंट्स देखो, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल, एक होता है परमानेंट मैग्नेट पोल। तो जो हमारी छोटी मोटर्स होती हैं ना, स्मॉल साइज मोटर, उनमें हम अपने मतलब के परमानेंट मैग्नेट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो बिगर साइज मोटर होती हैं यानी कि जो हैवी लोड को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो उनके अंदर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या कहानी है कि जब उसमें मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजारी जाती है तो वो एज अ मैग्नेट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जबकि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो तो आपने देखे ही होगा स्टूडेंट्स, जो छोटी उम्र में आप छोटी छोटी मोटरें निकालते थे, डीसी मोटर्स अपने गाड़ियों में से, उनके अंदर मैग्नेट लगे होते थे, तो उन्हीं को परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। अब आती है बात है स्पीड रेगुलेशन की तरफ। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन का क्या चक्कर है, तो इनडायरेक्टली ये मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में भी रिलेशन रखती है। देखें स्टूडेंट्स, इसका जरा फार्मूला देखें। ओमेगा किसको प्रेजेंट करता है, स्पीड को। ठीक है, इतना याद रखिएगा, एंगुलर स्पीड को हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। तो ये लिखी क्या इक्वेशन, स्पीड रेगुलेशन एस आर सी से प्रेजेंट किया गया इज इक्वल टू ओमेगा एन एल माइनस ओमेगा एफ एल ओवर ओमेगा एफ एल मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन तो आपकी ना पूरी मतलब के कहानी बयान कर देती है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं कहने लगा, बात मेरी ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बता रहा है कि स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड एट फुल लोड ओवर स्पीड एट फुल लोड मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मुझे एक आपने बात बतानी है कि अगर हम चेक करना चाहते हो कि एक मोटर की इफिशियंसी मतलब कि कब बेहतर है, तो स्पीड रेगुलेशन का क्या चक्कर होगा। देखो अभी भी मैं ना सही तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सका, मेरी बात सुने। स्पीड रेगुलेशन हमारे पास कितने परसेंट हो तो हम कह सकते हैं कि हमारी इफिशियंसी 100% है। मुझे इस बात का जवाब दे दें। 5 सेकंड आपके पास, आपने जल्द अज जल्द जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नहीं पता तो मैं चलें आपको बता देता हूँ। तो लें जी, 5 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें स्टूडेंट्स, बात कुछ यूँ है कि हमारी वो मोटर इफिशियंसी है, यहाँ पे ये इक्वेशन बता रही है कि स्पीड रेगुलेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। मतलब कि जब ये 0% होगी तो हमारी इफिशियंसी 100% होगी, और अगर 100% ये होगी तो इफिशियंसी 0% होगी। अब इससे क्या चीज़ साबित हुई, देखो ये 0% स्टूडेंट उस वक्त ही हो सकता है जब हमारी स्पीड एट नो लोड बराबर हो स्पीड एट फुल लोड के, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होंगे यानी कि 10 - 10 100 - 100 0 आ जाएगा, और जब स्पीड रेगुलेशन 0 आ गई तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। अब होता क्या है, ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन होने को क्या कंसेप्ट था एक साइंटिस्ट के जहन में जब मोटर्स को जनरेट किया गया। ठीक है, तो उसके जहन में ये कंसेप्ट था स्टूडेंट कि मोटर इस तरह से वर्क करे, जब उसके ऊपर कोई लोड नहीं डाला जाता तब भी वो उसी स्पीड में चले, और जब उसके ऊपर कोई लोड लगा दिया जाए यानी कि फुल लोड पे हो तब भी उसकी स्पीड में कोई फर्क ना आए। तो इसको कहा गया था मेन कंसेप्ट ऑफ मोटर, जिसको कहा जाता है 100% इफिशियंसी, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडियल मोटर्स की बात करते हैं जिसके अंदर कोई लॉसेस नहीं होते। तो आइडियल मोटर्स में लॉसेस तो नहीं होते, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की मोटर की हमने बात करनी है तो आपको पता ये
ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि स्पीड रेगुलेशन हमारी टोटली 0% और इफिशियंसी 100% हो जाए, क्योंकि इसके अंदर आ जाते हैं, एक तो हमारे पास कह लें कि फ्रिक्शन लॉसेस आ जाते हैं, उसके बाद हीट लॉसेस आ जाते हैं, कई टाइप के लॉसेस हैं जो आप मतलब कि हमारे पास अप्लाइड थर्मोडाइनमिक्स में भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक हो गया जी। तो मेन ये आपको समझाना था, स्पीड रेगुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, मतलब कि जब ये 0% होगी तो इफिशियंसी 100% होगी, और इफिशियंसी ही प्रेजेंट करती है एक मोटर की वर्किंग को। आगे आ जाए। अब स्टूडेंट आगे आपको पता ही होगा टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती हैं, शंट डीसी मोटर होती है, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होती है, फिर सीरीज डीसी मोटर होती हैं, फिर कंपाउंड डीसी मोटर होती हैं। अब देखें, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर ये अपने नाम से बताती है, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, और सीरीज डीसी मोटर और कंपाउंड डीसी मोटर, इनके आप सर्किट देख के आपको समझ आ जाएगी क्या चक्कर है। अभी जो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं वो है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर। ये सिंपल डीसी मोटर का सर्किट है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रूटर है, ये वाला सर्किट, ये इस साइड वाला सर्किट जो है ये हमारा रूटर है, इस साइड वाला सर्किट हमारा स्टेटर है। अब यहाँ पे भी अक्सर बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते, तो इस बात को भी मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा, इस साइड पे ये जो स्टेटर के ये 2 पोल ओपन छोड़े गए हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज सप्लाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मोटर को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सप्लाई देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस ये वाली साइड हमारी स्टेटर है, ये रूटर है, और इसे आर्मेचर कहते हैं। ये जो आपको ये साइन नज़र आ रहा है ना, EA, ये आर्मेचर के वोल्टेज को प्रेजेंट कर रहा है, ये जो ये सोर्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आ जाए बात इस पे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमने सप्लाई देनी है। ठीक है, जब मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है, फिर क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम IF से प्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया जी। और एक और चीज़ देखें, ये हमारे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। उसके बाद ये एक RF, ये वैसे एक रजिस्टर लगाया गया है। LF किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ये वो कॉइल है जिसमें से करंट गुजरना है और हमारे पास फ्लक्स जनरेट होना है, और इसी फ्लक्स की मदद से हमारे पास क्या होना जी, हमारी मोटर में जो टॉर्क इंड्यूस्ड होता है वो चीज़ इंड्यूस्ड होनी है इस फ्लक्स की वजह से। अब आगे आ जाएं। देखें स्टूडेंट, इस अब आप बोलेंगे सर ये वेरिएबल रजिस्टर को लगाने का क्या मतलब, के फ़ायदा क्या है, मतलब कि साइंसदान की सोच में क्या था कि उसने यहाँ पे ये एक रजिस्टर लगा दिया, वेरिएबल रजिस्टर। तो देखो बच्चों, बात यह है, ये कंट्रोल करने के लिए, इसका नाम भी इसी वजह से एडजस्टेबल रजिस्टर रखा गया है, क्योंकि देखें हम स्पीड ऑफ मोटर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इस रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। जिस लिहाज से हम इसकी रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, उस लिहाज से हमारी जो मोटर है अपनी स्पीड चेंज करती है। अब जैसा कि आपने DC फैंस देखे होंगे आज के दौर में, सोलर फैंस जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनको तो आजकल वैसे आर्मेचर लगा नहीं होता, वो जो आप स्टेटर देखते हो ना, मतलब जिसको आप घुमाते हो और स्पीड चेंज हो रही होती है, वो भी एक वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे वर्क कर रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, जो ट्रिमर होता है अपना फैन का। ठीक है, अब देखें होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा जी, इस LF के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये इतना खास रोल तो नहीं प्ले करता, लेकिन ये किस चीज़ का रोल प्ले करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके देने का अपनी मोटर को। उसके बाद देखें ये जो सर्किट है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये जो वोल्टेज है ब्रश के, ये तो कांस्टेंट होते हैं, मतलब इन्होंने अपने एक रास क्या नाम है, डिक्रीज लाना ही लाना है, यहाँ पे वोल्टेज लॉस आना ही आना है। देखें इस साइड से आर्मेचर की करंट एंटर होती है, ये आर्मेचर का रेजिस्टर है, और आर्मेचर के वोल्टेज सोर्स में से गुजरती है, जिससे हमारा रूटर क्या है, जो हमारी रूटर होता है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, और हमारी मोटर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन शुरू कर देती है। अब आगे देखें, हम इसको मोर कंप्रीहेंसाइज करके भी बना सकते हैं, मतलब इसको मोर सिंपल करके बना सकते हैं। देखें हमने R एडजस्ट रजिस्टर को और RF को एक ही कर दिया। उसकी वजह देखो स्टूडेंट, ये दोनों सीरीज़ में है, तो हमारे पास जो रजिस्टर है वो, जब ये एडजस्टेबल रजिस्टर है, हम इसको एक ही रजिस्टर क्यों नहीं बना सकते, एक ही रजिस्टर बना दो, RF को छोड़ दो, हाँ R एडजस्टेबल डायरेक्ट लगा दो LF के साथ। इसको जो जो आप वेरी करोगे उस लिहाज से मोटर की स्पीड चेंज होती जाएगी, क्योंकि मेन पता क्या होता है, देखो स्टूडेंट, इस साइड से आनी है करंट की सप्लाई, हम जैसे जैसे एडजस्टेबल रजिस्टर को एडजस्ट करेंगे, मतलब इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, उस लिहाज से मोटर का कोई चेंज आएगा, क्योंकि मोटर का रजिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट, जितनी कम रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा
करंट। ठीक हो गया जी, तो ये चक्कर है। और उसके बाद आप इस वोल्टेज को यहाँ से हटा भी सकते हो, डायरेक्ट कनेक्ट करवा दो, क्योंकि ये इतना कम लॉस होता है वोल्टेज का, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए स्टूडेंट इस बात पे, अब देखें ये जो आर्मेचर के वोल्टेज होते हैं ना, ये बराबर होते हैं के फाई ओमेगा के, यानी कि मोटर किस स्पीड से चल रही है और उसके बाद इसके अंदर कितना फ्लक्स कॉइल के अंदर जनरेट हुआ, और ये जो के है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी भी आपको इक्वेशन याद होगी, हमने 7वें चैप्टर में पढ़ी थी। और उसके बाद स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आर्मेचर के वोल्टेज हैं, ये तो वो वोल्टेज हैं जो इन वोल्टेज की वजह से यहाँ पे आके क्या हुए जी, जनरेट हुए। ठीक है, और ये जो टार्क इंड्यूस्ड हुआ है, मैंने आपको जैसा कि कहा था, जब ये इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो एक टार्क इंड्यूस्ड होगा, तो ये उसी टार्क इंड्यूस्ड की इक्वेशन है। तो देखें ये किसके बराबर होगा, देखो स्टूडेंट इसके अंदर एक तो ये कांस्टेंट तो दोनों में ही आएगा, जब इसके अंदर करंट गुजरी तो फ्लक्स जनरेट हुआ, तो ये बराबर होगा फ्लक्स और करंट के प्रोडक्ट के। तो ये देखें फ्लक्स इनटू करंट आई ए, आर्मेचर्स करंट। ठीक हो गया जी, तो ये काफ़ी सिंपल है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट मैं स्लाइड ओपन करता हूँ जी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्लाइड है ये प्रेजेंट कर रही है मैग्नेटाइजेशन कर्व को, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक है इस लेक्चर का। तो इसके अंदर देखें द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ डीसी मशीन, यानी कि डीसी मशीन की मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात होगी जिसको आपने मिस नहीं करना। देखो ये पहला हमारा ग्राफ है फ्लक्स और किसके दरमियान, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के दरमियान, जिसे एमएमएफ से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये एफ ए टर्न्स का मतलब है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो देखो स्टूडेंट होता क्या है कि हमने अभी मैग्नेटोमोटिव फोर्स थोड़ी थोड़ी सी बढ़ानी स्टार्ट की, लेकिन थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने थोड़ी सी ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ा के क्या किया जी, इतना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट कर लिया। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब कि उसके अंदर अब कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर बात की जाए वोल्टेज इंड्यूस्ड और करंट के बारे में, तो देखो एक वो लम्हा था जब ये सेम टू सेम ग्राफ है, ये बस यहाँ पे ना मेरे से ड्रा करते वक्त ना गलती हो गई हुई है। देखो यही ग्राफ समझ लो, एक लम्हा ऐसा आया कि जब हमने देखे करंट जब बढ़ा रहे थे, तो उसी तरह से देखो यहाँ पे वोल्टेज, जो आर्मेचर के वोल्टेज थे जो इंड्यूस्ड हो रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंड्यूस्ड हो रहे थे। लेकिन एक ऐसा लम्हा आया जब हम करंट मज़ीद बढ़ाते भी जा रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं आ रहा। अपनी जो ये जो क्या नाम है कर्व है, वो टोटली तौर पे कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब देखें स्टूडेंट, जो मेन मुद्दा है इस चीज़ का, इस ग्राफ को समझने का, वो ये है कि देखो 3 रीजन होते हैं, या आपने मैग्नेटाइजेशन कर्व में पढ़े थे अपने जब हमने चैप्टर 1 को पढ़ा था। एक होता है हमारे पास सैचुरेशन रीजन, एक होता है हमारे पास अनसैचुरेशन रीजन, और एक होता है नी ऑफ द कर्व। ठीक है, तो ये हमारा ये जो जहाँ पे जाके हमारी जो कर्व है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब स्टेबल हो जाती है, उसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन। और जब ये स्टार्ट हो रही होती है तो आधे हिस्से तक इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड रीजन। और उसके बाद ये जो सेंटर वाला है जहाँ से कर्व ने थोड़ा रोटेट किया इस साइड पे, इसको कहते हैं नी ऑफ द कर्व, यानी कि कर्व की गर्दन। नी मतलब गर्दन होता है ना, कर्व इस वजह से इसको गर्दन कहा जा रहा है क्योंकि ये यहाँ से मुड़ती है कुछ गर्दन की तरह का, कुछ सीन है इसका। देखो अब इसका ना यहाँ पे आंसर लिखा गया, वो कहता है टू गेट मैक्सिमम पावर पर पाउंड ऑफ वेट आउट ऑफ अ मशीन। अगर हम किसी मशीन से ज़्यादा पावर हासिल करना चाहते हैं तो क्या करें जी, मोस्ट मोटर्स एंड जनरेटर्स, यानी कि आप क्या करो, मोटर्स और जनरेटर को इस तरह से डिज़ाइन करो कि वो ऑपरेट करें सैचुरेशन पॉइंट के करीब करीब ऑन द मैग्नेटाइजेशन कर्व, यानी कि मैग्नेटाइजेशन कर्व में सैचुरेशन पॉइंट के करीब करीब वर्क करें। अब इसका क्या मतलब है, अक्सर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। इसका मतलब है नी ऑफ द कर्व में काम करें। स्टूडेंट, नी ऑफ द कर्व वो पॉइंट होता है जहां पे फ्लक्स मैक्सिमम हदूद तक अपना, मतलब कि जो जहां तक इंक्रीज हो सकता था उतना इंक्रीज हो चुका होता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखो अब स्टूडेंट देखो एक चीज़ है, मुझे फॉर एग्जांपल मैं खरीदना चाहता हूँ 1 किलो सेब। ये यार हमारी दुनिया का कह लें कि चक्कर नहीं है खरीदने वाला, मिसाल कुछ इस तरह से लीजिएगा। अब मैंने सेब खरीदने हैं, मैंने उसे 100 रुपीज़ दिए, उसने मुझे 6 सेब दे दिए। ठीक है, अब मैं उसे इतने पैसे दिए जा रहा हूँ, मैंने उसे 1000 दे दिया, फिर भी मेरे पास 6 सेब है। उसने बोला भाई बस 6 ही आपको मिलने हैं, ख़त्म हो गया सेब। ठीक है, जितने सेब थे उसने मुझे दे दिए हैं। अब मैं उसको पैसे अगर देता जाता हूँ तो जो चीज़ मुझे 100 रुपये की मिल रही थी वो मैं उसे 2-2, 3-3 हज़ार दे के उतनी ही चीज़ अपने पास रखूँ, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ?
बिल्कुल मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ सस्ती मिल रही है तो मैं क्यों से ज़्यादा पैसों में खरीदना चाहता हूँ। तो यही यहाँ पे चक्कर है। देखो, हम कम मैग्नेटोमोटिव फोर्स लगा के जितना फ्लक्स मैक्सिमम हासिल कर सकते थे तो हमने कर लिया नी ऑफ द कर्व के अंदर। आगे आ जाती है सैचुरेशन कर्व, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट की कर्व। तो उसके अंदर एंटर होने से बेहतर है मैं नी ऑफ द कर्व में ही रहूं, क्योंकि अगर मैं उसके अंदर एंटर हो गया तो ये ऐसे ही है, मैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं लेकिन फ्लक्स स्टेबल है, फ्लक्स को कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसी वजह से हम कहते हैं अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए बगैर मतलब के ज़्यादा नुकसान उठाए तो बस नी ऑफ द कर्व तक अपनी मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ा दो, जितना फ्लक्स चाहते हो उतना हासिल कर लो, बस ये इतनी कहानी है। और इसी तरह से यहाँ पे भी यही है कि जितनी आपने करंट बढ़ानी थी बढ़ा ली, यानी कि वो जो आपके इंडक्टर में से गुजर रही थी ना स्टूडेंट करंट, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो आई एफ है ना वो यहाँ से गुजरती है, तो ये जो इसके अंदर से करंट गुजरी और इसके अंदर टार्क इंड्यूस्ड हुआ और आर्मेचर करंट भी पैदा हुए, आर्मेचर वोल्टेज भी पैदा हुए, वो भी यही कह रहे हैं कि एक हद तक पैदा होंगे, ठीक है, यानी कि ये भी नी ऑफ द कर्व तक भरेंगे, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही नुकसान उठाने वाली बात है कि मैं करंट बढ़ाता जा रहा हूँ लेकिन वोल्टेज वहाँ पे कांस्टेंट है, कोई उन पे चेंज नहीं आ रहा। तो बस इतनी सी बात है। देखें, काफ़ी आसान लेक्चर था स्टूडेंट, दो बस पॉइंट थे, एक स्पीड रेगुलेशन का और एक ये वाला, ये जो आपको अभी अभी समझाया। बाकी ये जो फार्मूलाज हैं ये आपने याद ही करने, ये जो आपको दो यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए काफ़ी इजी है स्टूडेंट, ये आप पहले भी स्टडी कर चुके हो। मेन ये 7वें चैप्टर का पॉइंट है, जिन्होंने 7वें चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ समझाई गई है, ये कैसे इक्वेशन जनरेट होती है, ठीक है। ये जो के है ना ये प्रेजेंट कर रहा है, हमें नहीं पता इस आर्मेचर के अंदर कितनी कॉइल्स हैं, कितनी मतलब के वर्किंग कॉइल्स हैं जो जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है जी, के मिलता है। तो इसी वजह से के को कांस्टेंट रख दिया जाता है। जब हम क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी वैल्यू बता दी जाती है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको हमारा ये लेक्चर एक्सप्लेनेशन काफ़ी ईजी लगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।